हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको मिर्ज़ापुर सीरीज़ के सीज़न 3 पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार दिखाते हैं, जिसमें उनकी वाइफ माधुरी ही अंतिम संस्कार के लिए आई हैं और वो यहाँ की अब नई सीएम हैं। अब माधुरी गुड्डू भैया के साथ ही मिर्ज़ापुर की गद्दी को ख़त्म करना चाहती हैं। दूसरी तरफ रमाकांत पंडित मौर्य को मारने के बाद जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। अब पुलिस मौर्य को लेकर जा रही थी तो गुड्डू उनके पास आता है और वहाँ गुड्डू के लोग पुलिस की गाड़ी को रोक लेते हैं। फिर गुड्डू मौर्य के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर मौर्य मना कर देता है। अब हम शरद को देखते हैं जो माधुरी के पास आता है और उसे अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए कहता है कि वो उसके साथ है। जाते हुए शरद कालीन भैया के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं और यहाँ किसी को भी एहसास नहीं होने देता कि कालीन भैया उसी के साथ हैं। आगे हम देखते हैं कि गुड्डू घर आता है और अपनी माँ और डिम्पी को साथ चलने के लिए कहता है, पर वो लोग मना कर देते हैं। दूसरी तरफ माधुरी आईजी को बुलाती है और उनसे कहती है कि वो अब गुड्डू को मरवा दें। यहाँ हमें पता चलता है कि अब पूर्वांचल के मुखिया का इलेक्शन होने वाला है और उस गद्दी पर बैठने के लिए गोलू कालीन भैया को ढूंढ रही है। अब शरद कुछ बाहुबलियों के पास जाता है और उन्हें अपने साइड कर लेता है और यहाँ से वो मेरठ भी जाता है ताकि वहाँ के बाहुबली को भी अपने साथ ले जाए। गुड्डू और गोलू भी तैयारी करने लगते हैं। फिर देश के सभी बाहुबली प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं। वहाँ शरद कहता है कि हमें पूर्वांचल की गद्दी जौनपुर में शिफ्ट कर देनी चाहिए। इतने में वहाँ गुड्डू आ जाता है और देखते ही देखते दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर वहाँ के सभी लोग गुड्डू और शरद को दशहरे तक का टाइम देते हैं कि दोनों ही अपनी दावेदारी पेश करें, तभी वो डिसाइड करेंगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अब शरद अपने उस एरिया में पहुँचता है जहाँ वो कालीन भैया का चुपचाप इलाज करा रहा। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आईजी एक आदमी जिसका नाम वाल्मीकि है उसे मिर्ज़ापुर भेजता है और दूसरी तरफ दद्दा बड़े त्यागी से मिलने आता है और पूछता है कि तुम लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन को क्यों बचा रहे। आगे हम देखते हैं कि वाल्मीकि अपने कुछ आदमी गुड्डू भैया के पीछे लगा देता है और गुड्डू अपने कट्टे का व्यापार बढ़ाने में लग जाता है। तभी हम जेल में देखते हैं कि लाला अभी तक गुड्डू की वजह से जेल में ही फंसा है। अब गुड्डू और गोलू सोचते हैं कि उन्हें अफीम का भी बिजनेस बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ शरद लाला से मिलने पहुंच जाता है और काम की बात उससे करता है तो लाला उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए बेल की डिमांड करता है। अब गोलू जेपी यादव को ढूंढने के लिए चली जाती है और गुड्डू भैया पूर्वांचल के कंपटीशन में एज अ चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। यहाँ ये सब वाल्मीकि का प्लान है। अब वाल्मीकि गुड्डू पर हमला कर देता है और इतने में वहाँ गोलू आ जाती है जो गुड्डू को वहाँ से बचा लाती है, पर गुड्डू वहाँ एक आदमी को मार देता है ताकि वाल्मीकि फंस जाए। आगे रॉबिन रमाकांत को समझाता है कि वो अपना केस लड़े, पर रमाकांत मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि कालीन भैया को होश आ गया। दूसरी तरफ त्यागी गोलू को कॉल करके उसे मारने की धमकी देता है। अब गोलू अफीम के बिजनेस के लिए एक आदमी को ढूंढ लेती है और उसे एक नेता के द्वारा जीपी का एड्रेस भी मिल जाता है। आगे हमें दिखाते हैं कि माधुरी और शरद में बात हो रही है और शरद माधुरी से लाला को बाहर निकालने के लिए कहता है तो माधुरी उसकी बात नहीं मानती और उसे एक आइडिया देती है कि वो उसे मुन्ना का खेत दे देगी, इसके बदले में उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब गोलू शरद पर पूरा ध्यान देती है और इस बीच उसे पता चलता है कि शरद बार बार बिहार जा रहा। फिर शरद लाला को कॉल करके बताता है कि वो उसकी बेल नहीं करा पाया और उसे अपने दूसरे बिजनेस के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि रमाकांत अपना केस लड़ता है, पर आईजी माधुरी के कहने पर झूठी गवाही दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबनम अपने पिता लाला से मिलने आई है और वो शरद के साथ लाला को काम करने से मना करती है। तभी लाला शबनम को एक चिट्ठी देता है तो शबनम गुड्डू भैया से मिलने आती है। शबनम गुड्डू भैया को शरद के ऑफर के बारे में बताती है तो गोलू डील करने के लिए तैयार हो जाती है। अब गुड्डू डील करने के लिए शबनम के साथ पहले बलिया जाता है और वहाँ से काठमांडू। वहाँ पहुंचकर गुड्डू डील को फाइनल कर लेता है। दूसरी तरफ बड़े त्यागी गोलू को फंसाने के लिए कहते हैं कि टारगेट स्पॉट हो गया। ये सुनते ही गोलू सिवान के लिए निकल जाती है और वो त्रिपाठी को ढूंढ लेती है। ये सभी चीज़ें बड़े त्यागी का प्लान था
और वो गोलू को शूट कर देता है। फिर गुड्डू वापस मिर्ज़ापुर आ जाता है और उसे गोलू कहीं नहीं मिलती, तो वो गोलू का पता लगाता है। अब गुड्डू को पता चलता है कि गोलू मिर्ज़ापुर के बाहर कुछ प्लान कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि शरद कालीन भैया को जौनपुर अपने घर ले आता है। फिर गुड्डू भी जौनपुर के अंदर आ जाता है और शरद से गोलू के बारे में पूछता है। तभी गुस्से में दोनों एक दूसरे को शूट करने वाले थे और वहाँ मुनव्वर का कॉल आ जाता है और सभी चीज़ें रुक जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इनके पीछे कोई अब्बास नाम का आदमी है। यहाँ शरद को पता चल जाता है कि लाला की बर्फ़ी अब तो गुड्डू के साथ है और बर्फ़ी नदी के रास्ते से आती है। ये बात शरद को कालीन भैया बता देते हैं, तो शरद माधुरी को जाकर सारी बातें बता देता है और नारकोटिक्स की टीम को उनके पीछे लगवा देता है। आगे हम देखते हैं कि वीना गुड्डू को कूकन देकर चली जाती है, जिसका नशा गुड्डू करने लगता है। फिर गुड्डू और शरद के बीच गैंगवार शुरू हो जाती है, तो गुड्डू शरद के लोगों को मारने लगता है। अब कालीन भैया शरद को शांत रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि वो लोग शरद को ही मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठाएंगे। अब बर्फ़ी राप्ती नदी के रास्ते नेपाल से आ जाती है, तो पुलिस रास्ते में ही कंसाइनमेंट को पकड़ लेती है, पर जोशी की मदद से अफीम बलिया में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लाला रमाकांत से जेल में बेल को लिखने के लिए कहता है और उसके बदले में रमाकांत उसे कन्फेशन लिखने के लिए कहता है। अब माधुरी लखनऊ पहुंचकर सोलंकी से पावर लेना चाहती है, जिस वजह से वो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफ़र करा देती है। तभी हमें दिखाते हैं कि बड़े त्यागी ने गोलू को कहीं बांध कर रखा है। दूसरी तरफ माधुरी जरीना को बुलाती है और जेपी का एड्रेस निकलवाने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेपी बनारस में छिप कर बैठा है। अब हम देखते हैं कि रहीम नाम का कैदी पेंसिल से लाला को मार देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि लाला को शरद ने मरवाया। आगे गोलू को पता चल जाता है कि शत्रुघ्न जो छोटे त्यागी है वो बड़े त्यागी बनकर घूम रहा है। वहीं वीना माधुरी के पीए के पास कॉल करती है और कहती है कि उसे गुड्डू के चंगुल से छुड़वाए, और वीना शरद की माँ के पास भी कॉल करती है और उससे भी यही बात बोलती है। दूसरी तरफ शरद बड़े त्यागी पर शक करने लगता है और उससे मिलकर कहता है कि उसी ने गोलू को गायब किया। तो बड़े त्यागी मना कर देता है कि उसे गोलू के बारे में कुछ नहीं पता। अब कालीन भैया को पता चल जाता है कि शरद ने ही लाला को मरवाया है, तो कालीन भैया शरद से कहते हैं कि तुमने लाला को मरवा के गलत किया, जिस वजह से गुड्डू अब ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो कालीन भैया जौनपुर में ही एक बैठक बुलाने के लिए कहते हैं। अब सभी बाहुबली आ जाते हैं, तो वहाँ बात चलती है कि पूर्वांचल की गद्दी को मिर्ज़ापुर और जौनपुर में बांट दिया जाए, और इस बात के लिए गुड्डू भैया भी राजी हो जाते हैं। अब बड़े त्यागी गोलू से गुड्डू के बारे में पूछता है, तो गोलू कहती है कि वो शुरू से ही गुड्डू से प्यार करती है, जिसे सुनकर त्यागी उसे गोली मार देता है और उसे जला देता है। फिर बड़े त्यागी अपना जला हुआ हाथ लेकर घर जाता है और सलोनी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। आगे हम देखते हैं कि गुड्डू को गोलू की जली हुई बॉडी मिलती है और वहीं गोलू के पिता परशुराम गोलू के गम में खुद को शूट कर लेते हैं। अब शरद माधुरी से मिलने पहुंचता है और गुड्डू के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहता है। फिर गुड्डू रमाकांत से मिलने जेल आता है, तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें जीने के लिए जो ठीक लगे वो करो। अब गुड्डू अपनी सेना को इकट्ठा कर लेता है कि सभी को जौनपुर चलना है। तभी आईजी गुड्डू के पास आता है और माधुरी की गुड्डू से बात कराता है। माधुरी कहती है कि वो वीना और लल्ला को छोड़ दे, जिसके बदले में हम रमाकांत को फांसी नहीं होने देंगे। तो गुड्डू माधुरी की कोई बात नहीं मानता, तो माधुरी रमाकांत का जज चेंज करा देती है। आगे हमें दिखाते हैं कि सलोनी बड़े त्यागी का पीछा करते हुए सिवान में एक जगह पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि गोलू तो जिंदा है। फिर गोलू सलोनी को देख लेती है और उसे बता देती है कि वो छोटे त्यागी है। ये सारी बातें छोटे त्यागी सुन लेता है, तो वो सलोनी को भी बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब कोर्ट में जज रमाकांत को फांसी की सज़ा सुनाने वाला था, तभी रॉबिन गुड्डू के कारनामों का सबूत कोर्ट को दे देता है, जिस कारण केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर गुड्डू रात को घर आता है और रॉबिन से पूछता है कि उसने वहाँ जाकर सबूत क्यों दिए, तो रॉबिन गोलू वाली बात बोलता है। अब गुड्डू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन का गला दबाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ छोटे त्यागी सलोनी का सारा सामान पैक कर रहा था
और वो अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। वहाँ गोलू और भी बातें बता देती है और उसे बहुत भड़का देती है, जिससे सलोनी गोलू की बातों में आ जाती है और उसका हाथ खोल देती है। वहीं हमें दिखाते हैं कि गुड्डू को पुलिस रॉबिन के मर्डर के केस में पकड़ लेती है। तभी वीना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से लखनऊ आ जाती है। अब शरद माधुरी के पास मिलने आता है और वो बताती है कि गुड्डू को अब कस्टडी में ले लिया गया। वहीं जेपी भी जरीना को अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ छोटे त्यागी सलोनी के पास पहुंचता है। तभी गोलू सलोनी की नस काट देती है और वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब गुड्डू जेल पहुंच जाता है तो बहुत सारे कैदी उस पर हमला कर देते हैं। तो गुड्डू उन सभी को बहुत मारता है, पर उनमें से एक कैदी गुड्डू पर हावी हो जाता है और उसे इतना मारता है कि मरा हुआ छोड़ता है। अब डिम्पी के पापा उसे बताते हैं कि सीएम को मरवाने के पीछे शरद का हाथ था और शरद के खिलाफ उसे सारे सबूत देते हैं। दूसरी तरफ गोलू मिर्ज़ापुर वापस आ जाती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है कि उसके यहाँ ना रहने पर क्या क्या हुआ है। फिर गोलू जेपी यादव की मीटिंग फिक्स कराती है। वहीं हम देखते हैं कि जरीना जेपी के पास गई है और वो माधुरी की सरकार गिराने की कीमत पूछता है। अब जरीना बहुत सारे एमएलए को लेकर दूसरी पार्टी के पास जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सारी प्लानिंग शरद की है और यहाँ जेपी यादव का प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर गोलू जेपी से जाकर मिलती है और उसे पूरा सपोर्ट करने के लिए कहती है कि सारी प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है और वो है गुड्डू, पर वो तो अभी जेल में है। दूसरी तरफ शरद के खिलाफ सारे सबूत लेकर डिम्पी माधुरी के पास आ जाती है। तो माधुरी शरद को बुलाती है और उससे सारा सच पूछती है, पर शरद उसे सच के साथ कालीन भैया के जिंदा होने का भी सच बता देता है। तो माधुरी कहती है कि वो सिर्फ एक बार उसे कालीन भैया से मिलवा दे। अब माधुरी कालीन भैया के बारे में वीना को बताने के लिए जाती है, पर वो वीना पर शक करने लगती है। फिर जेपी होम मिनिस्टर सोलंकी को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसके साथ एक बाहुबली है। ये कहकर जेपी गोलू को बुलाता है। फिर सभी बातें करते हैं और सरकार को गिराने की प्लानिंग बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शरद घर आकर कालीन भैया से बात करता है। तो कालीन भैया फिर से बैठक बुलाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे लिए है। तभी शरद बताता है कि माधुरी को उनके बारे में पता चल गया कि आप जिंदा हो। तो कालीन भैया कहते हैं कि माधुरी विश्वास लायक नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कालीन भैया माधुरी से मिलते हैं। तो माधुरी कहती है कि उसकी फैमिली वीना और लल्ला उसकी हिरासत में है और इस वजह से कालीन भैया को वही करना होगा जो वो चाहती है। फिर प्रयागराज में हम मीटिंग को देखते हैं, जहां मुनव्वर बोलता है कि पश्चिम के सपोर्ट के साथ ही पूर्वांचल की गद्दी चलेगी। तभी वहां कालीन भैया आते हैं और वो आते ही पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर की गद्दी शरद को दे देते हैं, जिससे शरद किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन जाता है और तुरंत ही वो उसे गोली मार देते हैं। फिर पुलिस वाले वहां आकर बचे हुए लोगों को मार देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शरद मरते वक्त गद्दी पर बैठा है। फिर कालीन भैया अपने परिवार वीना और लल्ला से मिलते हैं और बाद में गुड्डू भैया से मिलने जेल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि गुड्डू तो जेल से भाग गया। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि गुड्डू जेल से भागकर गोलू के पास आ गया। यहाँ हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मकबूल से मिलने वीना त्रिपाठी आती है और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।